गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा नाम है हेमलता पटेल और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी टॉपिक सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये डिपेंड करता है ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स का। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन है ये एक तरह से मान लीजिए कि रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें ये प्रोड्यूस करते हैं दो या दो से ज़्यादा नए इंडिविजुअल्स मदर सेल से। वैसे ही मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल प्राइमोडियल सेल होता है जो कि स्टार्टिंग करता है, जिसे कहते हैं जाइगोट। जाइगोट जो है ये फॉर्म होता है जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का। तो इसको अपन ये कह सकते हैं कि चाहे वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हो, जो कंटिन्यूटी है लाइफ की वो डिपेंड करती है सेल डिवीजन पे। सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं बाय द प्रोसेस, उसे कहते हैं माइटोसिस। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल हैं ये डिवाइड करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस। और इसमें जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं नेचर में। तो सिंपल लैंग्वेज में अपन समझ सकते हैं कि जो सेल साइकिल है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एक मैच्योर सेल जो है वो डिवाइड होता है डॉटर सेल्स में। और ये जो डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं इनमें ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि मेल खाते हैं उनके पेरेंट्स से। ठीक, तो सेल साइकिल क्या है? ये सीक्वेंस है इवेंट का जिसमें सेल जो है वो एक फेज़ से डिवीज़न होकर दूसरे फेज़ में एंटर करता है, या ये कहें कि जो अलग अलग स्टेप्स में वो जाता है, अलग अलग इवेंट में वो एंटर करता है, उसमें अलग अलग चेंजेस होते हैं, जैसे कि सेल ग्रोथ होना, फिर जीनोम डुप्लीकेशन होना, फिर वो सिंथेसिस करता है सारे रिक्वायर्ड सेल कंटेंट का, और फाइनली वो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। जो सेल साइकिल है वो दो मेन फेजेस में डिवाइड होती है। पहला है इंटरफेस और दूसरा है माइटोटिक फेज। इंटरफेज जो है ये इंटरवल पीरियड होता है दो सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच में, जहाँ पर सेल जो है हाईली एटीन्यूएटेड कंडीशंस में होता है। इंटरफेस को प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है आगे सेल साइकिल में जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, सिंथेसाइजिंग होती है और स्टोरिंग होती है हर एक सब्सटेंस की जिसकी ज़रूरत होती है सेल डिवीजन के टाइम पर। इंटरफेज जो है वो फर्दर तीन मेन फेज़ में दोबारा डिवाइड होता है। पहला है G1 फेज़, फिर है S फेज़ और G2 फेज़। G1 फेज़ जो है इसको पहला ग्रोथ फेज़ बोलते हैं। ये इंटरवल पीरियड होता है माइटोसिस के बीच में और किसके इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के पहले। ठीक, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि G1 फेज़ जो है वो माइटोसिस और S फेज़ के बीच में प्रेजेंट है। जो यंग डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं माइटोसिस में वो एंटर करती हैं G1 फेज़ में, जहाँ पर वो ग्रो करती हैं। और ये जो उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है वो होता है साइटोप्लाज्म कंटेंट के इंक्रीज़ होने की वजह से। यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो ज़्यादातर वेरिएबल होती हैं। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो आगे डिवाइड नहीं करती हैं और इनको बोलते हैं क्वेशंट स्टेज। और ये जो डीएनए कंटेंट होता है उन सेल्स में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। फिर है जी नॉट स्टेज। जी नॉट स्टेज में क्या होता है कि बहुत सी सेल्स ऐसी होती हैं कि आगे वो डिवाइड नहीं कर पाती हैं और G1 फेज़ के आगे वो मूव भी नहीं करती हैं, तो इनको जो है क्वेशंट स्टेज में ये एंटर करती हैं। ये जो सेल हैं ये स्टॉप कर देती हैं डिवाइड होना, लेकिन ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं कुछ स्पेशल टाइप्स में और कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे कि फिब्रोब्लास्ट जो है वो क्या करता है, हील करता है वोंड, मतलब कहीं अगर अपने चोट लग जाती है तो उसकी हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैंसर सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं इसमें। फिर आता है एस फेज़। एस फेज़ जो है यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है डीएनए कंटेंट का, और जो एक बार अगर सेल एंटर कर जाए एस फेज़ में तो वो दोबारा से इसमें G1 फेज़ में नहीं आ सकता है, वो पूरी सेल साइकिल कंप्लीट करेगा। फिर है G2 फेज़। ये जो स्टेज है यहाँ पे दोबारा से फर्दर ग्रोथ होती है। जो सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है क्योंकि उसको आगे माइटोसिस में एंटर करना है फर्दर डिवीजन के लिए। न्यूक्लियोलर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिंथेसाइज होती हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज होता है एस्टर और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो किस प्रोटीन की बनी होती हैं, ट्यूबुलिन्स की बनी होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो G2 फेज़ जो है सेकेंडरी ग्रोथ फेज़ यहाँ पर सिंथेसाइज होती हैं। फिर आता है माइटोसिस फेज़। माइटोसिस फेज़ जो है वो फॉलो करता है इंटरफेज़ को।
और रिप्रेजेंट करता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो यहाँ पर डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, फिर साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस मतलब कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और फिर फाइनली सेपरेशन होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स का, और उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है डॉटर सेल्स में। सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। जो नॉर्मल सेल है वो मूव करता है सेल साइकिल में एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में, और ये जो रेगुलेशन होता है सेल साइकिल का, ये गारंटी लेता है कि किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में सेल जो है वो सेल साइकिल में नहीं जाएगा। उसके पहले दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो ये चेक करते हैं कि सेल जो है वो आगे जाए डिवीजन के लिए या ना जाए। तो 3 जो है इम्पॉर्टेंट चेक पॉइंट प्रेजेंट होते हैं सेल साइकिल में। पहला होता है G1 चेक पॉइंट, जिसको G1S ट्रांजिशंस भी कहते हैं। G1S ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि G1 से वो S में मूव कर रहा है। दूसरा है G2 चेक पॉइंट, जिसको G2M ट्रांजिशन कहते हैं। तीसरा है स्पिंडल चेक पॉइंट, ये होता है जब मूवमेंट होता है उस सेल का मेटाफेज से एनाफेज में। तो पहला है G1 चेक पॉइंट, जो कि G1 की एंडिंग में और S के स्टार्टिंग में है। तो G1 चेक पॉइंट पे ये चेक होता है कि सेल का साइज़ जो है वो बिग इनफ है या नहीं। दूसरा वो ये चेक करता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि रॉ मटेरियल, एनर्जी सब प्रॉपर है या नहीं। तीसरा कंडीशन वो ये चेक करता है कि मॉलिक्यूलर सिग्नल्स, मतलब कि जो पॉजिटिव सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं। पॉजिटिव सिग्नल्स का मतलब होता है ग्रोथ फैक्टर्स। और चौथा ये चेक करता है वो G1 चेक पॉइंट पे कि डीएनए इंटीग्रिटी। डीएनए इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डीएनए जो है वो प्रॉपरली इंटैक्ट है, ऐसा तो नहीं कि वो कहीं से ब्रोकन हो। और G1 चेक पॉइंट पे ही जो कंट्रोलर होता है ना, वो साइक्लिन और सीडीके को एक्टिवेट कर देता है। फिर आता है सेकंड चेक पॉइंट, जिसको कहते हैं G2 चेक पॉइंट। तो G2 चेक पॉइंट पे क्या हुआ कि यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो ऑलरेडी हो चुका होता है एस फेस में। तो यहाँ पर ये चेक करता है कि जो कॉपी हुई है डीएनए मटेरियल की, ये प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ। दूसरा चेक करता है कि डीएनए जो है वो जुड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि वो ब्रोकन हो कहीं से। और अगर कुछ भी एरर पाए जाते हैं, भले ही छोटे से छोटा एरर पाया जाता है, तो सेल साइकिल जो है वहीं के वहीं रुक जाती है, हॉल्ट हो जाती है, और बहुत सारे रिपेयर मैकेनिज्म चलते हैं उस डैमेज को सही करने के लिए। लेकिन अगर डैमेज का रिपेयर पॉसिबल नहीं होता है तो एपोप्टोसिस हो जाती है। एपोप्टोसिस मतलब वो कंडीशन होती है जिसमें सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो एपोप्टोसिस हो जाती है, और ये हेल्पफुल होती है क्योंकि ये प्रिवेंट करती है कैंसर कंडीशन को। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब कि बाहर टेम्परेचर हो गया, इम्प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होगा, ये सारे अगर फेवरेबल नहीं होते हैं तो जो सेल है वो G0 स्टेज में एंटर कर जाता है, जैसे क्वेशंट स्टेज कहते हैं। और जब तक कि कंडीशंस और सारी चीज़ें फेवरेबल नहीं होती हैं, ये बाहर नहीं आता। और जैसे ही सब कुछ फेवरेबल हो जाता है, प्रॉपर कंडीशंस हो जाती हैं, तो ये जो सेल है वो G0 स्टेज से G1 फेज़ में एंटर कर जाता है। और लास्ट होता है M चेक पॉइंट या स्पिंडल चेक पॉइंट। तो यहाँ पर क्या चेक होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो प्रॉपरली क्रोमोसोम से अटैच हैं या नहीं हैं। ऐसा तो नहीं कि जो स्पिंडल फाइबर हैं उनमें जो क्रोमोसोम है वो मिसप्लेस्ड अरेंज हो गए हों, क्योंकि मेटाफेस में क्या होता है कि सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर अरेंज होते हैं। तो इस कंडीशन में ये चेक करता है कि ऐसा तो नहीं कि जो क्रोमोसोम है वो अटैच ही ना हुए हों स्पिंडल फाइबर से और साइटोप्लाज्म में कहीं फ्लोट हो रहे हों। तो यहाँ पर ये चेक होता है, और अगर एरर पाया जाता है तो उसी टाइम पर माइटोसिस जो है वो स्टॉप हो जाती है, और टाइम दिया जाता है कि स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम को कैच कर ले, उसकी स्ट्रे को, ठीक है। अगर स्पिंडल फाइबर जो होते हैं सबसे पहले तो ये किसके प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन के। तो हमेशा ये ध्यान में रखना होता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है हर एक फेज़ ऑफ सेल साइकिल में मेंटेन होना चाहिए, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि अगर कंडीशन इम्प्रॉपर हो जाती हैं तो ये एनिप्लॉइडी को लीड करेगा, जो कि एक कैंसर कंडीशन होती है। एनिप्लॉइडी में क्या होता है कि ये जो कंडीशन होती है, जैसे किसी को भी हुई तो वो जो पर्टिकुलर चिल्ड्रन है वो कैरी करेगा एक एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोसोम की।
साइक्लिन्स क्या होते हैं? ये फैमिली है रेगुलेटरी प्रोटीन की, जो कि कंट्रोल करता है सेल साइकिल का प्रोग्रेशन, मतलब कि आगे बढ़ना। इसको आर टिमोथी हुंट ने डिस्कवर किया था 1982 में, जब वो सेल साइकिल को स्टडी कर रहे थे सी अर्चिन में। और उन्होंने ये जो नाम दिया है सेल साइकिल, उसका रीज़न ये है क्योंकि हर एक फेज़ में जो कंसंट्रेशन होता है इसका, वो चेंज होता है। साइक्लिन और सीडीके दोनों एक साथ बाइंड करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और फिर ये सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो अलग अलग फेज़ हैं सेल साइकिल के, इनमें साइक्लिन और सीडीके जो हैं वो अलग अलग अल्फ़ाबेट से और न्यूमेरिकल वैल्यू से मेंशन्ड है, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इनका कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रहा है अलग अलग फेजेस में सेल साइकिल के। सीडीकेस क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये फैमिली है एंजाइम की, और सेल साइकिल के साथ साथ ये इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए प्रोसेसिंग के रेगुलेशन में, नर्व सेल डिफरेंशिएशन में और सेल मेटाबॉलिज्म में। क्योंकि ये काइनेज हैं तो ये क्या करते हैं कि जो स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन होता है उसको फॉस्फोराइलेट करते हैं। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो साइक्लिन जो है ये बाइंड करता है सीडीके के साथ में और उसको एक्टिवेट करता है, जिससे सेल साइकिल जो है उसका प्रोग्रेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन जो है वो जो स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन पर अकर करता है, वो साइट होती है सीरीन और थ्रियोनिन रेसिड्यू। और जब साइक्लिन और सीडीके कॉम्प्लेक्स का डिग्रेडेशन हो जाता है, तो ये डिग्रेडेशन में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट प्रोटीन है ये डीफॉस्फोराइलेट करता है। डीफॉस्फोराइलेट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, और किस एंजाइम की मदद से होता है? फॉस्फेटेस एंजाइम की मदद से ये होता है। सेल साइकिल कंट्रोल एंड रेगुलेशन। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक सेल साइकिल ये जो बना हुआ है, इसमें G1 फेस है, S फेस, G2 फेस, M G0 फेस, और साइक्लिन और सीडीके जो हैं वो भी मैंशनड हैं। G1 फेस में जो अर्ली फेज़ है, अर्ली फेज़ जो है इसमें देखिए साइक्लिन D CDK 4/6, और लेट में CDK2 साइक्लिन E फेस। अब S फेस में साइक्लिन A CDK2, G2 में साइक्लिन B CDK1। तो सेल साइकिल कंट्रोल और रेगुलेशन में सबसे पहले देखेंगे साइक्लिन का सिंथेसिस और उसका डिग्रेडेशन। तो इस डायग्राम में ये देखेंगे साइक्लिन और सीडीके जो हैं वो क्या कैसे काम करते हैं। तो जो साइक्लिन है ये है एक रेगुलेटरी प्रोटीन, और सीडीके जो है ये कैटालिटिक प्रोटीन है। दोनों जो हैं साथ में मिलकर प्रोटीन काइनेस का काम करेंगे। सीडीके जो है वो एक पर्टिकुलर साइक्लिन के साथ ही काम करेगा। तो जब साइक्लिन बाइंड करेगा सीडीके के साथ में, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और फिर ये एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट होने के बाद में ये क्या करेंगे? फॉस्फोराइलेट करेंगे टारगेट प्रोटीन साइट को। जब ये फॉस्फोराइलेट करेंगे, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो जब ये टारगेट प्रोटीन जो साइट है वो है सीरीन और थ्रियोनिन रेसिड्यू, तो वहाँ पर जब इन्होंने फॉस्फोराइलेट किया तो ये जो मतलब डायग्राम है थर्ड पोजीशन पे दिखाया गया है कि इनएक्टिव हो गया। तो इनएक्टिव इसीलिए हुआ है क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अभी भी अटैच है। फोर्थ में देखेंगे कि जब ये फॉस्फेट ग्रुप डिटैच हुआ, मतलब जब ये साइक्लिन और सीडीके के कॉम्प्लेक्स से हट गया, तो ये एक्टिव हो गया कॉम्प्लेक्स। और फाइनल इमेज में देखेंगे कि जो साइक्लिन है वो डैमेज हो जाता है, मीन्स वो डिग्रेड हो गया, और सीडीके का लेवल जो है वो कांस्टेंट रह गया। दूसरा है फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन, मतलब कि सबसे पहले एडिशन होगा फॉस्फेट ग्रुप का, फिर उसका रिमूवल होगा। तो इस डायग्राम में जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइक्लिन जो है जब वो बाइंड हुआ सीडीके के साथ में, तो सबसे पहले V1 आया। अब V1 क्या करेगा? वो एडिशन करेगा फॉस्फेट ग्रुप का। V1 जो है ये एक न्यूक्लियर काइनेज है जो कि सीरीन थ्रियोनिन फैमिली ऑफ प्रोटीन को बिलोंग करता है। इसका काम होता है कि सेल को रोकने का, कि वो जो सेल है वो माइटोसिस में ना जाए, और ये रोकता है इस सेल को CDK1 की मदद से। ठीक है, अब ये रोकता क्यों है? अगर इसको लगता है कि सेल जो है उसने अपना प्रॉपर साइज़ अटेन नहीं किया है, तो वो रोकता है कि वो फर्दर सेल साइकिल में आगे ना जाए। तो जब V1 आया तो इसने टायरोसिन रेसिड्यू जो 15th पोजीशन पे टारगेट प्रोटीन के रहता है उसको फॉस्फोराइलेट किया। फॉस्फोराइलेट करने के बाद दूसरा CAK आया। CAK क्या है? ये है CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। इसने उस साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स को फर्दर किस पे? थ्रियोनिन रेसिड्यू 161 पोजीशन पे इसको दोबारा से फॉस्फोराइलेट किया। अब इस पूरे डायग्राम को अपन कहेंगे कि ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव इसीलिए है क्योंकि V1 ने टायरोसिन रेसिड्यू 15th पोजीशन को फॉस्फोराइलेट किया, और CAK ने
थ्रियोनीन रेसिड्यू 161 पोजीशन को फॉस्फोराइलेट किया। तो फिर CDC25 आएगा। CDC25 जो है ये इनहिबिटरी फॉस्फेटेज होता है, जिसका काम ये रहेगा कि ये रिमूव कर देगा, क्लीव कर देगा V1 वाले फॉस्फेट ग्रुप को, जो कि टायरोसिन रेसिड्यू पर अटैच है, और जैसे ही ये उसे क्लीव करेगा कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाएगा। तो इस डायग्राम को हम दोबारा से देखेंगे। इसमें सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस जो हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, साइक्लिन CDK डिस्कस कर लिया है। अब थर्ड पॉइंट आता है बाइंडिंग ऑफ CDK इनहिबिशन प्रोटीन, जिसको कहते हैं CKI। तो ये दो टाइप के होते हैं, CIP फैमिली और दूसरा होता है INK4 फैमिली। CIP का मतलब होता है CDK इंटरैक्टिंग प्रोटीन्स, जिसमें आता है P21, P27 और P57। इनमें क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये ABTE जो CDK कॉम्प्लेक्स है इनसे ये एसोसिएटेड होते हैं। INK4 फैमिली जो है ये इनहिबिटर होता है CDK4 का। अब CDK4 कहाँ है इस डायग्राम में देखो, G1 फेस में जो अर्ली फेज है इसका साइक्लिन D CDK4/6 कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर ये है एसोसिएटेड। अब ये जो है ये इनहिबिटर हैं, इनहिबिटर प्रोटीन्स हैं, मतलब कि ये रोकने का काम करते हैं। तो रोकेंगे कब, जब कोई डिफॉर्मिटीज़ होगी, अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी या म्यूटेशन अराइज होगा, तब ये इसको रोकेंगे। और ये इसलिए रोकेंगे कि कोई भी अगर एबनॉर्मेलिटी है या कोई भी एरर है तो वो आगे सेल साइकिल में ना जाए। मतलब ये कि डॉटर सेल्स में वो जो एबनॉर्मल कंडीशन है वो डॉटर सेल में पास ना जाए, इसीलिए ये इनहिबिटर काम करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि ये PRB क्या है। RB जो है इसका मतलब होता है रेटिनोब्लास्टोमा। तो ये जो RB है इसको मास्टर रेगुलेटर कहते हैं सेल साइकिल का। जब सेल रेडी होता है डिवाइड करने के लिए, तो ये जो RB है ये क्या होती है, एक्टिवेट कर जाती है और फिर ये इनएक्टिव हो जाती है और अलाउ करती है सेल साइकिल का आगे प्रोग्रेशन। ये जो PRB है ये E2F फैमिली जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसके साथ में ये फंक्शन करती है। RB जो है ये क्या है, ये कैंसर होता है जो कि रेटिना पे होता है। रेटिना क्या है, आई का बैक पार्ट है जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होती है। अब ये कैंसर होता क्यों है, रेटिनोब्लास्टोमा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर म्यूटेशन अकर कर जाता है RBI जीन में। और ये जो RB है ये एक नेगेटिव रेगुलेटर का काम करता है सेल साइकिल में। तो ये जो PRB हो गया, P53 हो गया, ये नेगेटिव रेगुलेटर्स का काम करते हैं सेल साइकिल में, मतलब कि सेल साइकिल को रोकने का काम ये करते हैं। और पॉजिटिव रेगुलेटर्स जो हैं सेल साइकिल के वो हैं साइक्लिन और CDK, जो कि सेल साइकिल को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। RB जो है ये एक सबस्ट्रेट का काम करता है साइक्लिन D CDK4/6 कॉम्प्लेक्स में, जो कि G1 फेज़ में होता है। और यहाँ पर दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, PRB और E2F। PRB क्या है, रेटिनोब्लास्टोमा ऑलरेडी मेंशन कर चुका है। E2F की एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल्ड होती है PRB से। E2F की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन कराता है साइक्लिन A का, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, S फेज़ में। तो जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, मतलब कोई भी कैंसर कंडीशन नहीं है, तो जो RB है वो E2F के साथ बाइंड करता है और अनफॉस्फोराइलेशन स्टेप अगर होता है, मतलब कि कोई भी फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच नहीं होता है। जैसे ही ये साइक्लिन E CDK2 कॉम्प्लेक्स की तरफ आता है तो हाइपोफॉस्फोराइलेशन स्टेप अकर होता है, जहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होगा लेकिन एफिशिएंट इतना नहीं रहेगा। थर्ड कंडीशन में ये होता है कि जब E2F PRB से हटकर फ्री हो जाता है और PRB अकेला रहता है, तब उस टाइम पर हाइपर फॉस्फोराइलेशन कंडीशन अकर होती है। हाइपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि E2F जो है वो PRB से फ्री होकर DP से बाइंड हो गया। DP होता है DNA बाइंडिंग प्रोटीन, और जो PRB है वो हाइपर फॉस्फोराइलेशन कंडीशन उसमें अकर हो जाती है। हाइपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं कि बहुत सारे फॉस्फेट ग्रुप जो हैं वो PRB से अटैच हैं। तो जो E2F है जब ये DBP से बाइंड हुआ तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन अकर हुआ। ट्रांसक्रिप्शन की वजह से सेल जो है वो अब G1 फेज़ से S फेज़ में एंटर कर सकता है। CDKs और साइक्लिन्स मैमेलियन सेल्स में क्या होता है, मैमेलियन सेल्स में दो और CDKs जो हैं वो यूज़ होते हैं। CDK1 जो है वो साइक्लिन B के साथ मिलकर यूज़ होता है पासेज कराने के लिए थ्रू माइटोसिस, और CDK2 जो है वो कॉम्प्लेक्स्ड रहता है साइक्लिन A के साथ S फेज़ में, जिसका काम होता है DNA रेप्लिकेशन कराना। CDK4 और CDK6 जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है साइक्लिन D के साथ, जो कि G1 फेज़ में होता है, और ये इन्वॉल्व होता है सेल की ग्रोथ में।
जो बाइंडिंग होती है साइक्लिन और सीडीके की, इसके साथ साथ ये और क्या करते हैं, सबसे पहले जो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन है, ये जो है G1 फेज़ में प्रेजेंट होता है, अर्ली फॉस्फोराइलेट कराता है साइक्लिन डी CDK4/6 कॉम्प्लेक्स में। फिर P107 जो कि प्रोटीन है A2F और रेप्लिकेशन प्रोटीन A, ये फॉस्फोलाइट करता है साइक्लिन A के CDK2 पे, और हिस्टोन H1 जो है वो फॉस्फोराइलेट करता है साइक्लिन B CDK1 पे। एंड थैंक यू।